चीन में तेजी से फैल रहा एचएमपीवी वायरस नई वैश्विक महामारी बन सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें वायरल हैं कि चीन में एचएमपीवी आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और चीन के अस्पतालों में इस वायरस से बीमार मरीजों की भीड़ लगी हुई है। चीन ही नहीं, पिछले 24 घंटों में भारत, हांगकांग और मलेशिया में भी एचएमपीवी वायरस के एक के बाद एक कई नए केस सामने आ गए हैं। हांगकांग में तो कोविड-19 की तरह इस वायरस से बचाव के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड और स्पेशल हॉस्पिटल बनाने तक की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि चीन के एक और वायरस से कोविड-19 जैसी एक और महामारी का डर क्या वास्तविक है? एचएमपीवी वायरस चीन में कैसे फैला और वहां के लोग इस वायरस और चीन की सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सब हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, भारत में बीते 24 घंटों में एचएमपीवी के कितने नए मामले सामने आए हैं। अब तक भारत में एचएमपीवी वायरस के 4 केस सामने आए। ये मामले 4 राज्यों से हैं: कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। पहला मामला आया कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक बेंगलुरु में 8 महीने के एक बच्चे को बुखार की वजह से एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच के दौरान उसमें एचएमपीवी पाया गया। दूसरा मामला भी बेंगलुरु के ही अस्पताल से मिला। इस बार 3 महीने के एक मासूम बच्चे में एचएमपीवी वायरस मिला। इस बच्चे को ब्रोंको निमोनिया के चलते बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जब जांच हुई तो एचएमपीवी पाया गया। तीसरा मामला आया गुजरात से और पेशेंट है 2 महीने का ही एक बच्चा। ये बच्चा पिछले 15 दिन से बीमार था और उसे राजस्थान के डूंगरपुर से अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसलिए अब राजस्थान में भी एचएमपीवी के केस मिलने की आशंका बढ़ गई है। चौथा मामला सामने आया पश्चिम बंगाल से, जहां कोलकाता में 5 महीने का एक बच्चा एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया है। ये बच्चा बुखार, डायरिया और उल्टी जैसे लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास लाया गया और वायरस पीसीआर टेस्ट में एचएमपीवी होने की पुष्टि की गई। इस बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ होने की वजह से रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया। अब से कुछ ही देर पहले 5वां और 6ठा मामला सामने आया है। ये है चेन्नई से। 2 बच्चों को एचएमपीवी की पुष्टि वहां भी हुई है। यानी कि भारत में अब तक एचएमपीवी वायरस के जितने भी केस हैं, उनमें छोटे बच्चे ही संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में छोटे बच्चों के साथ बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी एचएमपीवी वायरस की चपेट में आ रहे हैं। चीन की सरकार ने इस वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी या आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन चीन के लोग सोशल मीडिया पर हालात के बारे में जो कुछ लिख रहे हैं और चीन से जो नए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं, वो हैरान करने वाले हैं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर चीन के कुछ ऐसे ही सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हैं। इनमें चीन के नागरिक और वहां के कुछ डॉक्टर तक दावा कर रहे हैं कि इस नए वायरस से संक्रमित हुए केस लगातार बढ़ रहे हैं और अस्पतालों के बाहर भारी भीड़ लगी है। चीन में नया वायरस किस तरह के लोगों को बीमार बना रहा है, इसका सबूत चीन के अस्पतालों के इन वीडियो में देखिए। ये वीडियो चीन के वुहान अस्पताल का है, उसी वुहान शहर के अस्पताल का जहां चीन का सबसे बड़ा वायरस रिसर्च सेंटर यानी कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। कोरोना के शुरुआती मामले चीन के इसी शहर से आए थे और अब चीन के इसी शहर के अस्पताल में एक बार फिर मरीजों की भीड़ सोशल मीडिया पर कम से कम बताई जा रही है। अब इसी अस्पताल के दूसरे वीडियो को देखिए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब बीमार दिख रहे हैं। कई लोग मास्क लगाए हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को ड्रिप लगी है वो भी अस्पताल के वेटिंग एरिया में दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि अस्पताल के बेड भर चुके हैं। वुहान अस्पताल जैसा हाल चीन के कई और जगहों पर भी है। मरीज सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि किस तरह चीन में एचएमपीवी का प्रकोप बढ़ रहा है। चीन के डॉक्टर भी वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि बच्चे और बुजुर्गों को यह वायरस सबसे ज्यादा बीमार कर रहा है। अभी डॉक्टर इस बात को लेकर असमंजस में है कि यह वायरस कितना घातक है, लेकिन इस सब में सबसे बड़ी समस्या है चीन की विश्वसनीयता की कमी। कुछ ही साल पहले जिस तरह चीन ने ना करते हुए भी जिस तरीके से वहां से कोविड फैला,
और पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हुआ, उसी की वजह से अब लोगों के मन में एक बार फिर से डर बैठ गया है कि कहीं फिर से चीन HMPV वायरस की सच्चाई और उससे जुड़े हुए केसेस की वास्तविक आंकड़े छुपा तो नहीं रहा। चीन की कम्युनिस्ट सरकार किस तरह से चीन में फैली बीमारी को छिपाने का काम कर रही है, इसका खुलासा वहीं की एक पत्रकार जेनिफर चेंग ने किया है। जेनिफर जेंग ने एक्स यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि चीन के वुहान में बहुत तेजी से संक्रमण फैलाने वाले अलग अलग वायरस अभी मौजूद है। स्थिति काफी गंभीर है। वुहान में स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां भी काफी पहले ही कर दी गई हैं। वुहान में दिसंबर के बाद से ही इन्फ्लुएंजा का प्रकोप बढ़ा है और शहर में एक साथ कई वायरस लोगों को बीमार बना रहे हैं। चीन की रिपोर्टर यानी कि जेनिफर जेंग ने एक्स पर एक परिवार का भी उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि वहां 4 सदस्य हैं और वो 1 जनवरी को अस्पताल में भर्ती हुए हैं। 4 लोगों के परिवार में 3 अलग अलग वायरस ने अटैक किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि ये परिवार नोरो वायरस, इन्फ्लुएंजा ए और कोविड-19 से संक्रमित हुआ है। इसी तरह वुहान में वुचांग जो जिला है, वहां के एक अभिभावक ने 2 जनवरी को चीन के एक अखबार यानी कि द इपॉक टाइम्स को बताया कि जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता था, वहां तीसरी कक्षा के 30 से ज्यादा छात्रों ने अचानक बीमारी की वजह से छुट्टी ले ली है और अगले दिन बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल में पूरी तरीके से छुट्टियां कर दी गई। जेनिफर जेंग ने एक्स पर एक चार्ट भी शेयर किया है। वही पत्रकार जिनका बात हम आपको बता रहे थे, इस चार्ट के जरिए उन्होंने दावा किया है कि 22 दिसंबर और 2 जनवरी यानी कि करीब करीब 1 हफ्ते के बीच ही वुहान शहर के फ्लू इंडेक्स में 529% की बढ़ोतरी हुई। यानी चीन के वुहान शहर में बुखार की वजह से अस्पताल पहुंचने वालों का नंबर अचानक किस तरीके से बढ़ चुका है, 529% की बढ़ोतरी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वुहान शहर में एक बार फिर से ये वायरस बेकाबू हो गया है? अगर जेनिफर की माने, अगर उनके आंकड़ों को माने तो लगता तो यही है। पर सवाल फिर यह भी है कि क्या वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही एक बार फिर से कोई वायरस लीक हुआ है? क्या चीन की सरकार कुछ ऐसे वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में दुनिया को नहीं बताना चाहती, वो सच एक बार फिर से छुपा रही है? चीन के पत्रकार दावा कर रहे हैं कि वहां एक नए वायरस का प्रकोप है। वुहान से आए वीडियो भी दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक तो कम से कम नहीं है। वहां के लोग दावा कर रहे हैं कि एक एक परिवार के कई लोग कई अलग अलग तरीके के वायरस से बीमार हो गए हैं और स्कूलों में अचानक ही छुट्टी कर दी गई है। चीन में संक्रमण किस कदर फैल रहा है, वहां के वीडियोस, जो लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, डॉक्टरों की जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे तो यही लग रहा है। लेकिन इसके बारे में पुख्ता तौर पर अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। पर भारत में जिस HMPV वायरस के अब तक कम से कम 4 से 6 मामले सामने आए हैं, उसकी असलियत क्या है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। HMPV वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इस वायरस के चलते फ्लू जैसा संक्रमण होता है। इससे प्रभावित शख्स के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस का खतरा हो सकता है। जहां तक इसके लक्षणों की बात है तो ये खांसी जुकाम जैसा ही है, यानी कि आपको खांसी होगी, बुखार होगा, गले में खराश होगी, नाक का बहना या नाक जाम हो जाना, कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यह वायरस कम उम्र के बच्चों, कमजोर इम्यूनिटी वालों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक है, यानी कि वो ज्यादा ससेप्टेबल हैं इस वायरस से संक्रमित होने के लिए। कुछ लोगों में इस वायरस से निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। अभी तक HMPV वायरस के लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल इलाज उपलब्ध भारत में नहीं है। HMPV के लक्षणों में चिंता बढ़ाने वाली बात यह जरूर है कि इसके कई लक्षण चीन से लीक हुए वुहान यानी कि कोविड-19 जैसे लग सकते हैं और इससे संक्रमित होने के बाद किसी मरीज में बिल्कुल वैसे ही बदलाव दिखते हैं, जैसे कि कोरोना में हमने देखे थे। जैसे कि कोरोना में वायरस सीधे सीधे फेफड़ों पर अटैक करता था, ठीक वैसे ही इस वायरस में भी फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है। कोरोना की तरह HMP वायरस के लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखते हैं।
कोरोना में शुरुआत में खांसी और बुखार जैसे सिम्टम्स दिखते थे, वैसा ही यहां पर भी लक्षण नजर आते हैं। कोरोना जैसे एक से दूसरे आदमी में फैलता है, वैसे ही ये वायरस भी संपर्क में आने से बढ़ता है। कोरोना ने दुनिया के अस्पतालों में लोगों की लाइन लगा दी थी। 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। कुछ ऐसी तस्वीर अभी चीन में कुछ लोग दावा कर रहे हैं, वैसी ही दिखाई दे रही है। वहां अस्पतालों में लोगों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। राहत की बात यह है कि अब तक भारत में HMPV के जो केस मिले हैं, उसमें बच्चों या उनके परिवार की कोई इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वायरस से निपटने की पूरी तैयारी की है। उन्होंने कहा है कि यह वायरस पहले से ही मौजूद था। एक रूटीन चेकिंग में यह सामने आया है और जिन लोगों में मिला है वो कहीं देश के बाहर नहीं गए हैं। चाइना से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसको लेकर पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। We have tested the system. Actually, practically we have increased the surveillance to cases of ALI and SARI. And if there is any rise of common cough and cold in any area, we will take samples and test it. We don't have much experience in that. Whatever we are getting from the government of India, we are abiding by it. लेडीज़ हो सकते हैं, 60-65 एज ग्रुप के हो सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो सकती हैं, या जिनको कोई एंड ऑर्गन डिजीज़ है, अस्थमा, COPD या हार्ट फेलियर के केसेज हैं, किडनी डिजीज़ के केसेज हैं, उसमें इनका ज़्यादा इम्पैक्ट। ये वायरस जो है बहुत ही पहले 2001 में ही नीदरलैंड्स में डायग्नोस किया गया था और इसे सेपरेट किया गया था। और ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि RNA वायरस की फैमिली होती है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस, कोविड वायरस, और इसी तरह से ये एक RNA वायरस के रूप में HMPV वायरस भी देखा जाता है। बच्चा 2 महीने का अपने पास अराउंड 24 तक दिसंबर को आया था। हमारे रिपोर्ट में जो आया गया है उसमें MPV पॉजिटिव है, यानी कि मेटानिमोवायरस पॉजिटिव है। एविडेंस हमारे पास है कि लेट 1950s से ये ह्यूमंस को अफेक्ट करते रहा है। लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, बट पहले से अगर आप में इम्यूनिटी है तो वो कभी सीवियर बीमारी के फॉर्म में नहीं लेती। आपने सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट की बात सुनी। सरकार, ICMR इन सब ने साफ कर दिया है कि पैनिक होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी है। कुछ दिन पहले ही जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई गई। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के DG की अध्यक्षता में भी HMPV को लेकर के बैठक हुई। दूसरी तरफ चीन के हालात पर बारीकी से लगातार नजर रखी जा रही है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से समय पर सही जानकारी मांगी गई है। राहत की बात यह है कि कोविड-19 की तरह इस बीमारी में असामान्य उछाल अभी भारत में कहीं भी नहीं देखा गया है। फिर भी सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में WHO से लेकर एम्स तक के विशेषज्ञ शामिल थे, जिससे इस बीमारी को लेकर किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन देश में ना फैले। अब देखिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में शामिल कौन कौन थे और किसे क्या करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन DMC यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, IDSP यानी कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, NCDC यानी कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, EMR यानी कि इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ और एम्स, इन सब संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल थे। अब जानिए सरकार की तरफ से इन्हें निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। WHO से कहा गया है कि समय समय पर आप सही जानकारी दें और सुनिश्चित करें कि इस जानकारी में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ICMR को कहा गया है कि जांच के लिए आप टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ाएं। IDSP को निर्देश दिया गया है कि नए केस यानी कि मरीजों की कड़ी निगरानी रखें। अब भारत में HMPV वायरस के इन मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का भी बयान आ गया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं
कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। ये वायरस कोरोना जैसी महामारी का रूप ना ले ले और चीन के जैसी स्थिति भारत में ना हो, इसके लिए सरकार अलर्ट मोड पर चली गई है। लेकिन इसमें आपको भी अपनी ओर से पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। और एचएमपीवी वायरस से बचने का तरीका बिल्कुल कोरोना जैसा ही है। अब देखिए कि एचएमपी वायरस से बचना कैसे है। सबसे पहले घर के बाहर मास्क का जितना हो सके इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल एक बार फिर से शुरू कर दें, मरीजों के संपर्क में आने से बचें, अगर लक्षण दिखे तो आइसोलेट हो जाए, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। चीन में एक साथ कई तरह के वायरस क्योंकि सामने आए हैं, लगातार सोशल मीडिया पर इसकी बात की जा रही है, इसीलिए लोगों में थोड़ा सा घबराहट होना जायज है। अचानक से ऐसा लगने लगा कि क्या दोबारा कोरोना लौट कर तो नहीं आ रहा है। सरकार तैयार है और लगातार एक चीज बताई जा रही है कि अभी तक भारत में किसी की भी मौत की कोई खबर नहीं है। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। काफी पहले ही ये वायरस का पता लग चुका था और ये काफी टाइम से सर्कुलेट भी कर रहा है। जो भी हमारे देश में संक्रमित हुए हैं उनका चाइना से कोई कनेक्शन नहीं है और वो देश के बाहर नहीं गए हैं। इसीलिए सतर्क रहिए, अपना बचाव कीजिए, लेकिन ना घबराइए और ना पैनिक फैलाइए। भारत से उलझना कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को काफी भारी पड़ गया। नौबत ये आ गई कि आज उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। ये इस्तीफा ट्रूडो की मजबूरी है, क्योंकि अगर सत्ता नहीं छोड़ते तो भी उनके लिए अपनी कुर्सी बचाना अब तो लगभग नामुमकिन था। जिन पार्टियों के समर्थन से ट्रूडो अपनी सरकार अभी तक चला रहे थे वो पहले ही उनसे किनारा कर चुकी हैं। लिहाजा अपनी बची खुची इज्जत को सलामत रखने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की सत्ता से खुद को ही चुपचाप किनारे कर लिया। ये एक तरीके से ट्रूडो के पॉलिटिकल करियर का दी एंड माना जा रहा है और इस अंत की शुरुआत हुई ट्रूडो की भारत विरोधी विचारधारा के साथ ही। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको पता चलेगा इस रिपोर्ट में। भारत से उलझने की गलती, चली गई ट्रूडो की कुर्सी। खालिस्तानियों का समर्थन, बेआबरू होकर निकले जस्टिन। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तस्वीरें देख रहे हैं। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री। अब से कुछ देर पहले तक ये वहां के पीएम हुआ करते थे, मगर अब नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा इसलिए क्योंकि कुर्सी को बचाने के लिए उनके पास अब कोई जरिया नहीं बचा था। इसे लेकर अमेरिका और कनाडा की मीडिया में ऐसी चर्चा है कि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के अंदर आपसी मतभेद बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पार्टी के ज्यादातर नेता जस्टिन ट्रूडो की नीतियों से खफा है। लेकिन जितने सरल तरीके से कनाडा का मीडिया इस खबर को प्रोजेक्ट कर रहा है, ये उतनी सीधी है नहीं। दरअसल ट्रूडो ने अपनी कुर्सी को गंवाने की कहानी अपने ही हाथों लिखी। उस कहानी का शीर्षक था ट्रूडो का भारत विरोधी एजेंडा। ट्रूडो ने पिछले कुछ सालों में सुनियोजित तरीके से भारत के खिलाफ बयानबाजी की और कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिनसे दोनों देशों के रिश्तों में तलखी आई। उनमें सबसे पहला था खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर रोक न लगाकर उन्हें बैकडोर से सपोर्ट करना। दूसरा, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी से ट्रूडो की मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर कड़ा ऐतराज जताया। मगर उस वक्त ट्रूडो ने इसे कनाडा का आंतरिक मामला बताते हुए भारत की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ली। और तीसरा, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए ट्रूडो ने भारत को जिम्मेदार ठहराने की बड़ी गलती की।
जस्टिन ट्रूडो को लगा है कि ऐसा करके वो अपनी इंटरनेशनल लीडर वाली इमेज को मजबूत कर पाएंगे, मगर उनकी भारत विरोधी राजनीति ने ट्रूडो को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया और इसके अलावा भारत जैसे बड़े व्यापारिक और कूटनीतिक साझेदार से संबंधों को बिगाड़ना भी उनके लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। ये बात कनाडा के लोगों को भी बहुत जल्दी समझ आ गई। 2 हफ्ते पहले कनाडा की मार्केट रिसर्च और एनालिटिक्स कंपनी लेजर ने एक सर्वे किया। उस ऑनलाइन सर्वे में कनाडा के 69% लोगों ने कहा कि ट्रूडो को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि 72% लोगों ने ट्रूडो के काम करने के तरीकों पर नाराजगी जताई। इसका सीधा मतलब है कि कनाडा की जनता भी जस्टिन ट्रूडो से त्रस्त हो चुकी है। कनाडा के अंदर अगर जस्टिन ट्रूडो का शासनकाल किसी चीज के लिए याद किया जाएगा तो वो है खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। कनाडा की सड़कों पर खालिस्तान समर्थक आए दिन प्रदर्शन करते हैं, भारत विरोधी नारे लगाते हैं, वहां के मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं, मगर वहां के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। वो सिर्फ तब बोलते हैं जब किसी खालिस्तान समर्थक को चोट लगती है या दर्द होता है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत के मामले में भी ऐसा ही हुआ। खालिस्तान समर्थकों की करतूत पर चुप रहने वाले जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की मौत के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार बताया। उनका ये पुराना बयान सुनिए। इस बयान के बाद ट्रूडो को लगा कि खालिस्तान समर्थकों के बीच उनकी छवि एक हीरो जैसी हो जाएगी, मगर इस वक्त वो जिस हालत में है उसके पीछे बड़ा हाथ वहां के सबसे बड़े खालिस्तान लीडर का ही है। नाम है जगमीत सिंह। कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं और ये पार्टी ट्रूडो की मुख्य सहयोगी पार्टी थी। लंबे वक्त तक जगमीत सिंह ने ट्रूडो सरकार में मलाई खाई और नए साल की शुरुआत से पहले ही ट्रूडो को गच्चा देकर अपना समर्थन वापस ले लिया। लिहाजा ट्रूडो की सरकार अधर में लटक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो आपने देखा कि कैसे जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ एक विशेष एजेंडा चलाकर खुद के लिए ही मुसीबत मोल ले ली। ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह हुड़दंग मचाया वो भी आपने इसी शो पर देखा है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि खालिस्तान समर्थकों के अलावा कनाडा में और भी कट्टरपंथी संगठन बड़े पैमाने पर फल फूल रहे थे, और वो भी सरकार के ठीक नाक के नीचे। इनमें से कुछ एक तो प्रतिबंधित आतंकी संगठन भी हैं। ऐसा ही एक संगठन है हिजब उत तहरीर, जो कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह घिरे थे, क्योंकि दुनिया के कई देश हिजब उत तहरीर पर बैन लगा चुके हैं, लेकिन कनाडा उसका आज भी समर्थन करता है। लिहाजा उसके आतंकी कनाडा की सड़कों पर खुलेआम उनको घूमने की छूट है। इस आतंकी संगठन की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसका नाम है खलीफा कॉन्फ्रेंस 2025, और ये कॉन्फ्रेंस ट्रूडो के गले की हड्डी बन चुकी थी। ना तो निगलते बन रही थी और ना ही उगलते। कट्टरपंथियों का समर्थन करना भी ट्रूडो को भारी पड़ गया। पहले खालिस्तान और उसके खलीफा, ये दोनों ट्रूडो की कुर्सी लेकर ही माने। आपने आतंकियों की कॉन्फ्रेंसिंग की जो तस्वीरें अब तक देखी होंगी वो अक्सर पाकिस्तान या पीओके से सामने आती हैं, मगर अब इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस जस्टिन ट्रूडो के देश कनाडा में होने वाली है। जी हां, जो कनाडा पहले खालिस्तान समर्थकों के लिए बदनाम था, वो अब आतंकी संगठनों पर ही रहनुमाई दिखा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की जगह और तारीख तय कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्टर में दावा किया जा रहा है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर की कॉन्फ्रेंस 18 जनवरी को होगी और इसे कनाडा के मिसिसॉगा शहर में आयोजित करवाया जाएगा, जो कि टोरंटो के ठीक बगल में है। मगर इस खबर के फैलते ही कनाडा समेत यूरोप और अमेरिका कई देशों में हलचल मच गई। ट्रंप के करीबी और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने इस खबर के बहाने जस्टिन ट्रूडो को आड़े हाथों लिया। दरअसल एक यूजर ने सोशल मीडिया पर हिजब उत तहरीर की कॉन्फ्रेंस का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 18 जनवरी को कनाडा के मिसिसॉगा शहर में कुछ इस्लामी कट्टरपंथी एक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका मकसद सभी गैर मुस्लिम देशों को हराना और वैश्विक खलीफा बनाना है। इस आयोजन के पीछे हिजब उत तहरीर नाम का आतंकी संगठन है, जो कई देशों में बैन है। इस यूजर की पोस्ट को इलॉन मस्क ने भी शेयर किया
और पूछा कि क्या ये सच है। मस्क का ये सवाल सीधा जस्टिन ट्रूडो से है, क्योंकि इस वक्त कनाडा की कमान ट्रूडो के हाथों में है। सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, मगर ट्रूडो बिल्कुल खामोश है। कनाडा में यहूदियों की वकालत करने वाले संगठन CIJA ने भी इस आयोजन पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि जो आतंकी संगठन यूके समेत दुनिया के कई देशों में बैन है, उसे कनाडा में अपना खतरनाक एजेंडा बढ़ाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात भी ट्रूडो के कानों तक नहीं पहुंची, मगर जिस मिसिसॉगा शहर में कॉन्फ्रेंस होनी थी, वहां की मेयर को जरूर इस खतरे का आभास हो गया। मेयर का नाम है कैरोलिन पैरिश। कैरोलिन ने इस आयोजन पर सख्त आपत्ति जताई और इसे रद्द करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनकी कोशिशों का असर दिखा, जिसकी खबर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताई। कैरोलिन ने लिखा, कट्टरपंथियों का समूह 18 जनवरी को होने वाले अपने सम्मेलन के लिए अब किसी दूसरे शहर जा रहा है। मिसिसॉगा के सभी शांति प्रिय लोगों और यहाँ के निवासियों को इस बात से राहत मिली है। अब बात भारत के पावर पंच की। डिजिटल क्रांति ने देश में कई बड़े बदलाव लाए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी के डिजिटल मंच से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है सीधे आपकी जेब में। यूपीआई भी एक ऐसा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पिछले कुछ सालों में भारत के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। वही यूपीआई जिसको लेकर के कई बार लोग हंसे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई लोगों के पास तो फोन भी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यूपीआई का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब यूपीआई एक सच्चाई बना है और भारत की अर्थव्यवस्था में कैसे बड़ी भूमिका निभा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। भारत में पैसों के लेन देन को लेकर हुए बड़े बदलावों में सबसे बड़ा रोल यूपीआई का रहा है। यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट को नया आयाम दिया है। यूपीआई से लेन देन में भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दिसंबर 2024 में यूपीआई लेन देन की संख्या और मूल्य दोनों में जोरदार वृद्धि हुई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI भारत में डिजिटल लेन देन की देखरेख करता है। NPCI के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 में यूपीआई के जरिए लेन देन की संख्या 8% बढ़कर रिकॉर्ड 16.73 अरब हो गई। नवंबर 2024 में यूपीआई लेन देन की संख्या 15.48 अरब थी। दिसंबर 2024 में रोजाना औसतन 53.97 करोड़ लेन देन हुए, जबकि नवंबर 2024 में यह आंकड़ा 51.1 करोड़ था। ये बढ़ोतरी भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बढ़ती लोकप्रियता और सुविधा को दर्शाती है, क्योंकि लोग यूपीआई के जरिए बड़े पैमाने पर लेन देन कर रहे हैं, जिससे इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। बीते 8 सालों में भारत के लोगों ने न सिर्फ यूपीआई को अपनाया, बल्कि आज ये जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। भारत में डिजिटल भुगतान का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये न सिर्फ बड़े शहरों में, बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो रहा है। यही है भारत का पावर पंच, फिक्र आपकी, परवाह देश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।